जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस का एग्जाम 12 अक्टूबर को है। हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 10 मिनट में वह क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और अपना एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। 10 दिन बचे हैं, आपको कई सीरीज मिल जाएंगी। ये आप यात्रा करते समय जब आप घर से सेंटर पर जाएं वहाँ भी ये चला के पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट जैसे नगर पालिका बोल रहा हूँ मैं, नेशनल पार्क हो गया, ये हॉट टॉपिक्स हैं, रिवर्स हो गई। तो ये 10 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, स्पीड में चलेंगे। तो ये मत कहिएगा सर स्पीड बहुत है, क्योंकि स्पीड ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन है। आप एक बार अगर गो थ्रू हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। वही चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलते हैं भारत के राष्ट्रपति। जहां पर आयोग फंसाना चाहेगा हम वहां आपको पहले ही अवेयर कर देंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति भाग 5 में संविधान में दिया गया है। 5 की जगह 6 लिख देगा, 4 लिख देगा, 7 लिख देगा। अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया गया है। 52 से 78 याद रखिएगा, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, राष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का वर्णन 52 से 78 तक भाग 5 में दिया गया है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने लोग सम्मिलित होते हैं? तो 5 लोग भारत की या संघ की कार्यपालिका में हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। ये 5 लोग हैं। फिर से मैं बता दूं एक बार आपको, 5 लोग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। पिछली बार क्वेश्चन में सीएम दिया गया था, तो सीएम नहीं है यहाँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी है, ये ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी है। 5 लोग। राष्ट्रपति जो है वह राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तीनों स्टेटमेंट बन सकते हैं। राज्य का प्रमुख सरकार का प्रमुख नहीं होता है, फंसाएगा सरकार का प्रमुख होता है, नहीं, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। चलिए संवैधानिक प्रावधान में देखें तो अनुच्छेद 52 पूछा जाएगा। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ पे लिखिएगा कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट, राज्य प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख नहीं होता। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चयन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। चयन राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं होता है। हम लोग राष्ट्रपति का चयन नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए लोग राष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। स्पीड में इसलिए है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, आपको रिवीजन करना है। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, खत्म कहानी। निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्वाचित शब्द को ध्यान रखिएगा। इस शब्द को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ क्या ध्यान रखना है? निर्वाचित। लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित। यहाँ पर विधान परिषद का जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसका जिक्र नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित। और दिल्ली और पुडुचेरी, दो के अलावा तीसरा कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर देगा, जम्मू कश्मीर में नहीं, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। फिर संविधान में यह प्रावधान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य और संघ के मध्य समानता हो। ये भी ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए। नामांकन हेतु शर्तें क्या? यहाँ पूछता है भारत का जन्म से नागरिक हो, भारत का नागरिक जन्म से हो। तो ध्यान रखना, जन्म से की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। जन्म से नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद का सदस्य चुनने के योग्य होना चाहिए। ये 3 आपको याद रखनी है, भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, संसद का सदस्य चुने जाने योग्य। लाभ के पद पर ना हो। अगर नामांकन करना है तो कितने लोग मिलकर होने चाहिए उसके पास? 100 लोग होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 लोग प्रस्ताव रखें और 50 उसका अनुमोदन करें, उस पर समर्थन दें, तभी कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। प्लस 2 और मतदान प्रणाली कैसी होती है, बहुत पूछा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, या ऐसे कहें जैसे विधायक
और सांसदों का चुनाव होता है, वैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। गलत। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है। कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो जांच और फैसला उच्चतम न्यायालय, अंतिम 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 फैसला अंतिम होगा उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर चुनाव आयोग देकर फंसाया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय नहीं। संविधान के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एग्जाम में। उच्चतम न्यायालय ने अगर घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति साहब अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनका चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो भी काम किए गए हैं वह गलत नहीं माने जाएंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। कार्यकाल पदत्याग, तो कार्यकाल 5 वर्ष, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति, यूएसए का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार 4 साल का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को अपना लिखित त्याग पत्र देंगे और उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से उसे लोकसभा सदस्य में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको प्रेषित करेगा। उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से लोकसभा के अध्यक्ष को यह बताएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने त्याग पत्र दे दिया। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के माध्यम से महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 में दिया गया, बहुत बार पूछा गया, इस बार भी लिखा मिल सकता है। कैसे हटा सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। राष्ट्रपति पर अगर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप है तब महाभियोग हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, परिभाषित नहीं किया गया संविधान का उल्लंघन। लेकिन अगर हटाना है तो सिर्फ संविधान का उल्लंघन की वजह से ही हटाया जा सकता है। संसद के सभी लोग हटाएंगे कैसे, जितने लोगों ने चुना था उतने लोग हटाएंगे नहीं, उतने लोग नहीं हटाएंगे, बल्कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, ऑल मेंबर, यहाँ पे निर्वाचित का कोई क्राइटेरिया नहीं है। संसद के सभी सदस्य, सभी सदस्य याद रखिएगा। यहाँ पे 14/1/4 ये सब कहानी क्या है, सुन लो आके, यही कहानी, यही से आंसर राइटिंग, सॉरी ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं। 14 मतलब राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपके प्रति हम लोग महाभियोग ला रहे हैं। 1/4 लोगों की साइन हो तभी महाभियोग आ सकता है। 1/4 सांसद इसके पक्ष में होने चाहिए, दोनों सदन से, लोकसभा से भी 2/3 से बहुमत पास हो, राज्यसभा से भी 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए, तभी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले उसे बताओ, 1/4 लोगों का समर्थन पहले से पता हो, तभी आप महाभियोग ला सकते हो। 2/3 लोग संविधान को पास करें और राज्यसभा में भी 2/3 लोग पास करें। या जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये संसद की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है संसद की। हटाना, शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, शपथ नहीं है मुख्य न्यायाधीश तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। शपथ में क्या बताता है, तो ये एक बार पूछ दिया गया, ये वाला लाइन एक बार पूछ दी गई है एक एग्जाम में, तो राष्ट्रपति का पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, ध्यान रखिएगा, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा, पूछा जा चुका है। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। कार्यपालिका शक्तियां यहाँ से पूछी जाती हैं, तो सभी कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा अनुच्छेद 74 में, तो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है, बाकी सब उसकी सलाह देने के लिए हैं, बाकी सब उसके लिए काम करने के लिए हैं। नियम कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति बनाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रसाद पर्यंत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हालांकि कभी भी हटा नहीं सकते लेकिन फिर भी प्रसाद पर्यंत होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। वेतन भी उसका निर्धारित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, वह भी प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और भारत का जो महालेखा महानियंत्रक परीक्षक है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष सदस्य, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी करता है।
केंद्र राज्य विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करता है। स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र राज्यों का प्रशासन भी करता है। इसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जितने स्टार लगाओ, बहुत बार यूपीएससी भी पूछ चुका है। तो आप किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं उसे। ये लास्ट वाली लाइन रट लो, कभी भी एग्जाम में टपक सकती है, इस बार भी टपक सकती है। और विधायी शक्तियां देख लेते हैं। सबसे पहले संसद का सत्र बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, भंग कर सकता है। भंग केवल लोकसभा को कर सकता है क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती। 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता आपको पता नहीं होगा क्योंकि रिवीजन सेक्शन है। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, इस पे ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सहयोग सत्रों की संयुक्त बैठक 108 के तहत बुलाता है। अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वह भी आपको मिल रहे हैं। संसद द्वारा विधेयकों पर हस्ताक्षर करना भी विधायी शक्ति है। और 12 सदस्यों की जो नियुक्ति करता है राज्यसभा में, वह भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाचार, चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरर्हता पर प्रश्न का निर्णय भी करता है। विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश करता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक जो आते हैं इसके पास, तो उस पर भी ये विचार कर सकता है, उसे वापस भेज सकता है। और हाँ, वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। 3 प्रकार के वीटो, एक आत्यांतिक वीटो प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, पॉकेट वीटो भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि यूएसए में 4 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक 110 अनुच्छेद, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी धन विधेयक से पहले पूछना पड़ेगा। वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की कोई भी मांग हो, पहले ही सिफारिश करनी पड़ेगी, पहले ही पूछना पड़ेगा राष्ट्रपति से। वित्त आयोग हर 5 साल के बाद बनाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक निधि जो है उसका भुगतान कर सकता है। न्यायिक शक्तियों में क्या है, तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा, दया याचिका, दंड कम करना, ये सब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के सहयोग से, मंत्रिमंडल की सलाह से, मंत्रिमंडल के द्वारा कहे गई चीज से। मृत्युदंड भी दे सकता है, कानून के तहत दंड भी दे सकता है। सैन्य न्यायाधिकरणों का तहत दंड जो है उसे भी माफ कर सकता है। ध्यान रखिएगा, सैन्य न्यायाधिकरणों के तहत दंड भी माफ कर सकता है। कूटनीतिक शक्ति, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे, हालांकि संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। सैन्य शक्तियां, सभी सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपातकालीन घोषित कर सकता है, 352, 356, 360 आपको पता है। आर्थिक आपातकाल 360 कभी भी नहीं लगा है भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल तो लगे ही गए हैं। अन्य विशेषाधिकार क्या है, विदेश नीति में सांकेतिक भूमिका होती है, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करता है, पत्रों का आदान प्रदान करता है, सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से मुक्ति होती है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्यों से भी इम्पोर्टेंट है, वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 2 महीने के नोटिस के बाद निजी कृत्यों पर अभियोग चलाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, जैसे राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास अपनी विवेक जन्य स्वतंत्रताएं हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना पड़ता है। अगर मंत्रिमंडल ही ना हो, वो अलग बात है, वह कभी कभी कुछ कर सकता है, लेकिन ये कहा गया है जब तक नई सरकार नहीं आती है पुराना मंत्रिमंडल चलता रहेगा, जिससे कि राष्ट्रपति को उससे सलाह लेनी पड़े। राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कोई भी काम नहीं कर सकता। हाँ, आप कोई प्रधानमंत्री का पद खाली हो, उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी हो अचानक, तो वह कर सकता है, ठीक है, बाकी नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आ सकते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र, ये इस पर ध्यान रखिएगा, एकमात्र है। कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ राजेंद्र प्रसाद के बाद जो दोबारा राष्ट्रपति बना हो। मौजूदा राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, फखरुद्दीन अली अहमद का, जिनका मृत्यु के कारण निधन हो गया था। निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ था, निर्विरोध
एन संजीवन रेड्डी जी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्लेलिस्ट आपने सेव कर ली होगी, क्योंकि 10 दिन में हम कई आपको सीरीज इंपॉर्टेंट वाली दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।